गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी करेंटली पावर सेक्टर के अंदर, इसमें स्पेशली पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। उसके अलावा स्मार्ट मीटर और डाटा सेंटर के सेगमेंट में काम करती है। तो आज के दिन हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम अपनी वीडियोस में किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा फोकस रहता है कंपनी के और बिजनेस के एनालिसिस में। इसलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। साथ में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी वीडियो को देखने से पहले। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको उसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टायर्स हैं दोस्तों: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की एडवांटेजेस जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आपके पास इन चारों में से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस और मिलेंगी। तो एडवांटेजेस लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे: पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। आपको सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों, आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये लिंक अवेलेबल नहीं होगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे भी दोस्तों, हम कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हम अपने किसी भी चैनल पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा फोकस रहता है बिजनेस के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। स्पेशली दोस्तों, रिजल्ट के बाद जब कंपनी एक्सचेंजेस में इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है और अपनी कॉन कॉल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड करती है, तो मैं आपके साथ इस चैनल के अंदर कॉन कॉल की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स भी शेयर करता हूँ। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जो मैं डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज हो गई। इसके अलावा एक और एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो मैंने दोस्तों कुछ दिनों पहले भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे पिछले 1 महीने में मैं 3 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो इन सब इंपॉर्टेंट कंपनीज दोस्तों, जिनके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव वीडियो पोस्ट करता हूँ, ये आप सारी चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर। इसके अलावा आपको टोटल यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट कर रखी है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्म किया था, ये सारी की सारी वीडियो बिजनेस पे फोकस करती हैं। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों 2 एडवांटेजेस हो गई जो आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद देखने को मिलेंगी। तो ये तो दोस्तों हमने चैनल की बात की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक दोस्तों इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप कंपनी के ओवरव्यू में देखें, तो 40+ ईयर्स का कंपनी को इस टाइम पे रिच एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर में काम करने का। इसके अलावा दोस्तों 574 प्रोफेशनल्स हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। इसके अंदर आपको इंजीनियर्स की टीम दिखेगी, कमर्शियल्स की टीम दिखेगी, ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। साथ में यहाँ पे 450+ प्रोजेक्ट्स कंपनी इस टाइम पे कंप्लीट कर चुकी है जब से इंसेप्शन हुआ है कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें, डेट फ्री कंपनी है इस टाइम पे। कंपनी में कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं है। AA लॉन्ग टर्म इसकी स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है, जो इसको यहाँ पे क्रेडिट एजेंसीज ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड है। यहाँ पे कंपनी की एज ऑफ 38 जून 2025 2 बिलियन से ऊपर की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं कंपनी के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में, की माइलस्टोन्स कंपनी के क्या रहे हैं,
तो कंपनी के की माइलस्टोन्स में 1980 में दोस्तों इसने लॉन्च किए थे अपने ईपीसी ऑपरेशंस को। इसके बाद अगर आप देखें, कंपनी यहाँ पे 2009 में पहली आईपीपी कंपनी बनी थी इंडिया में, जिसने डेवलप किया था विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को। इसके बाद 2010 में ये कंपनी पहली प्राइवेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी बनी थी, जिसने ओन किया था और ऑपरेट किया था ट्रांसमिशन एसेट्स को अंडर पीपीपी मॉडल। इसके बाद 2019 में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, इसने लॉन्च किए थे ईपीसी सर्विसेज को फॉर एफजीडी प्रोजेक्ट्स। इसके बाद 2021 में कंपनी ने यहाँ पे एंट्री की थी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डाटा सेंटर के अंदर शुरू किए थे। 2022 में दोस्तों इसने एंट्री की थी यहाँ पे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद कंपनी ने स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत की थी। तो ये कंपनी की आपको जर्नी दिखेगी जो थ्रू आउट द ईयर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों 360 डिग्री प्रेजेंस है कंपनी की पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज के अंदर। तो आप कंपनी को कह सकते हैं मेनली यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। इसका मेन दोस्तों बिजनेस टाइम पे यही है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला पार्ट दिखेगा आपको इस बिजनेस का, जो सबसे मेन पार्ट है आप कह सकते हैं और सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ से कंपनी मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करती है, यह है ईपीसी का बिजनेस। इसके अलावा आपको दूसरा पार्ट दिखेगा यहाँ पे एसेट क्रिएशन के बिजनेस का, जिसमें आपको टीबीसीबी बिजनेस दिखेगा, स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस दिखेगा। इसके अलावा थर्ड पार्ट आता है इसके बिजनेस का एसेट होल्डिंग बिजनेस, जिसके अंदर आपको डाटा सेंटर दिखेंगे। तो अभी दोस्तों कंपनी डाटा सेंटर के बिजनेस से ज़्यादा कमाती नहीं है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर में एम है आने वाले 2-3 सालों में और स्पेशली FY30 तक इस बिजनेस को काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपेंड करने का। अब यहाँ पे हम अगर सबसे पहले चेकआउट करें कंपनी के ईपीसी बिजनेस को, तो इसके अंदर कंपनी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स करती है। स्पेशलाइजेशन करती है कंपनी यहाँ पे EHV सबस्टेशन के अंदर अप टू 765 kV। इसके बाद कंपनी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम करती है, फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन के अंदर काम करती है, टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर कैप्टिव पावर प्लांट्स, ऑफ साइट वर्क करती है एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आपको इसके अंदर प्लांट इलेक्ट्रिकल और इल्यूमिनेशन सिस्टम दिखेंगे। ये पहला पार्ट है इसके ईपीसी बिजनेस का। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पार्ट आता है, जो एसेट क्रिएशन का आप बिजनेस कर सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है टीबीसीबी बिजनेस। यहाँ पे बिड करती है कंपनी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर टीबीसीबी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कंपनी ने अभी तक 5 प्रोजेक्ट जीते हैं अंडर दिस स्कीम, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट्स अभी तक यहाँ पे कमीशन हो चुके हैं और मोनेटाइज हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस के अंदर 2 प्रोजेक्ट इस टाइम पे डेवलपमेंटल फेज में है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे FY27 तक। तो ये दोनों प्रोजेक्ट दोस्तों कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे करीबन 2800 करोड़ का। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़े तरीके से ये बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स का जो टेनर है आपको 2 से 35 ईयर का दिखेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है कंपनी के पास, बिडिंग जो इस टाइम पे मैचिंग है विद डिप्लॉयमेंट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर टारगेट, जो गवर्नमेंट के आपको पता होना चाहिए बाय 2030। इसके अलावा दोस्तों सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे एसेट क्रिएशन के बिजनेस का, स्मार्ट मीटरिंग का। यहाँ पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं इस टाइप पे इंप्लीमेंट करने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आप AMI कह सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी यहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के अंदर। टोटल प्रोजेक्ट्स का जो टेनर है यहाँ पे आपको दिखेगा 120 यानी 27 + 93 मंथ्स का। यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो अंडर इस टाइम पे वेरियस फेजेस इंस्टॉलेशन के हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कंपनी ने एंटर किया यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के फेज में। तो ये मैंने आपको एसेट क्रिएशन के बिजनेस को चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट में कंपनी के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है फ्यूचर के लिए, यह डाटा सेंटर का बिजनेस। करंटली कंपनी बिल्ड कर रही है दोस्तों 2 ओन डाटा सेंटर्स, जो कंपनी के खुद के डाटा सेंटर होंगे। इनकी टोटल कैपेसिटी आपको दिखेगी यहाँ पे 40 मेगावाट की। IT लोड इन चेन्नई ये जो पहला ये 24 मेगावाट का है और कोलकाता के अंदर 16 मेगावाट का। यहाँ पे 5.6 मेगावाट के दोस्तों IT लोड ऑफ चेन्नई डाटा सेंटर ये लाइव हो चुका है अब नाउ। तो इससे भी कंपनी यहाँ पे अब रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी आपको। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे विन किया है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फॉर एज डाटा सेंटर, यहाँ पे 102 लोकेशंस के अंदर अक्रॉस इंडिया, और ये कंपनी आपको करती हुई दिखेगी यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये वैलिड होंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन, और ये एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 5 साल और। यहाँ पे जो एज डाटा सेंटर है दोस्तों ये कमीशन किया कंपनी ने जुलाई 2025 में। यहाँ पे कंपनी प्लान करी है बिल्ड करने के लिए अपने खुद के 250 मेगावाट की कैपेसिटी ऑफ डाटा सेंटर्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कंपनी इस बिजनेस को काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपेंड करती हुई दिखेगी और रेवेन्यू में जो इसका कंट्रीब्यूशन है आपको FY30 तक काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस के वर्टिकल्स हैं कंपनी के, जो मैंने आपको चेकआउट कराए। लेकिन आपको पता होना चाहिए अभी भी कंपनी का जो मेजोरिटी इस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ईपीसी बिजनेस से हो रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी इस टाइम पे 360 डिग्री प्रेजेंस रखती है पावर सेक्टर के अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर आपको पावर प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, पावर कंज्यूमिंग सोल्यूशंस दिखेंगे। तो कंपनी बिल्ड करी है प्रोजेक्ट्स ईपीसी के अक्रॉस ऑल 3 सेगमेंट्स ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे एसेट की ओनरशिप में, तो यहाँ पे डाटा सेंटर, हाइपर स्केल और एज, इसके अंदर कंपनी काम करी है। साथ में कंपनी एसेट का डिप्लॉयमेंट करी है, जिसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों टेक्नो इलेक्ट्रिक स्टैम्प पे 360 डिग्री की प्रेजेंस रख रही है पावर सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम एनालिसिस के चेकआउट करते हैं कंपनी की जो ईपीसी की ऑर्डर बुक है वो किस हिसाब से दिखती है। तो ये ऑर्डर बुक से दोस्तों हमें पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट किस हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो टोटल ऑर्डर बुक है दोस्तों कंपनी की इस टाइप पे मिलियन रुपीज में दे रखी है। ये 1,04,000 मिलियन रुपीज की है। इसके अंदर आपको 10,266 मिलियन रुपीज के प्रोजेक्ट दिखेंगे पावर जनरेशन के अंदर के। इसके बाद आपको दिखेंगे स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे करीबन 21,980 मिलियन रुपीज के। इसके बाद उससे यहाँ पे डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट दिखेंगे आपको 624 मिलियन रुपीज के, जो अभी काफी कम है क्योंकि कंपनी का बिजनेस डाटा सेंटर के अंदर डेवलप कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा सेगमेंट दिखेगा ईपीसी का, इससे कंपनी के मेजोरिटी यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। स्पेशली जो ऑर्डर बुक भी यहाँ पे इंडिकेट करिए दोस्तों, ऑर्डर बुक के अंदर सबसे बड़ा पार्ट आपको ट्रांसमिशन के ईपीसी प्रोजेक्ट्स का दिखेगा। यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू दिख रही है करंटली 71,272 मिलियन रुपीज की। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के नेम मेंशन कर रखे हैं जहाँ से कंपनी का मेजोरिटी स्टैम्प पे शेयर आ रहा है रेवेन्यू का, या आप कह सकते हैं जिन क्लाइंट से कंपनी की मेजोरिटी यहाँ पे ऑर्डर बुक बिलोंग कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखें 22% की ऑर्डर बुक में हिस्सा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके बाद 9.86% हिस्सा है राजस्थान राज्य विद्युत निगम का। इसके बाद आपको 9.57% हिस्सा दिखेगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का। यहाँ से कंपनी की 9.57% ऑर्डर बुक आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे 7.87% ऑर्डर बुक कंपनी की आपको स्मार्ट मीटर्स के अंदर दिखेगी फॉर JNK डिस्कॉम। यहाँ पे आपको कंपनी की 7.35% की दिखेगी इन ग्रिड के अंदर से, 7.27% की नेपाल MCA से। इसके बाद 4.98 यानी लगभग 5% की आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन से। यहाँ पे आपको 4.69 की दिखेगी स्मार्ट मीटर फ्रॉम रांची डिस्कॉम से। इसके बाद उसे यहाँ पे 4.27% की आपको दिख रही है नेरेस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से, और बाकी 22% की आपको अलग कैटेगरी से आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक दिख रही है 1,04,000 मिलियन रुपीज की। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम परसेंटेज टर्म्स में इनका ब्रेकडाउन देखें कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे सेगमेंट वाइज यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है। पावर जनरेशन की तरफ से कंपनी का 9.86% का रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन से कंपनी का 68.48% का रेवेन्यू आ रहा है। डाटा सेंटर की तरफ से करंटली यहाँ पे 0.60% का रेवेन्यू आ रहा है। डाटा सेंटर का बिजनेस दोस्तों अभी 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन FY26 में कंपनी का 1% तक जाने का एम है। और मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा कि कंपनी का फ्यूचर का कितनी परसेंटेज में यहाँ पे रेवेन्यू को ले जाने का एम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट मीटर भी काफी बड़ा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का। करंटली यहाँ पे 21% जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये स्मार्ट मीटर की तरफ को है। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था कंपनी का जो मेजोरिटी स्टैम्प पे बिजनेस है करीबन 68.48% का, ये आपको पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट से आता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने सेगमेंट्स को यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में डिवाइड किया। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे लेवरेज करी है अपॉर्चुनिटीज को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो करंट दोस्तों जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 7,127 करोड़ की, ये ट्रांसमिशन के अंदर दिखेगी आपको। यहाँ पे अगर आप टोटल मार्केट का साइज देखें ट्रांसमिशन का, तो यहाँ पे आपको 3,56,853 करोड़ का दिखेगा। तो यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों फ्यूचर में, क्योंकि मार्केट का साइज काफी बड़ा है। इसके अलावा अगर आप टेक्नो देखें, यहाँ पे टारगेट कर रही है कंपनी 2,000 से 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक को यहाँ पे ट्रांसमिशन की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे जो करंट ऑर्डर बुक है कंपनी की स्मार्ट मीटर के अंदर ये 2,087 करोड़ की है। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट मीटर की टोटल मार्केट देखें इंडिया के अंदर तो 80,347 करोड़ की है। यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है इस टाइम पे 1,500 से 2,000 करोड़ की एनुअल बेसिस पे। तो ये मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से यहाँ पे लेवरेज कर सकती है कंपनी अपॉर्चुनिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कंपनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर सकती है पावर जनरेशन के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो पावर जनरेशन की देखिए FGD मार्केट है इस टाइम पे, ये मार्केट का साइज आपको दिखेगा 79,530 करोड़ का। इसके अंदर अगर आप देखें जो कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है 1,027 करोड़ की है। टेक्नो करंटली टारगेट कर रहा है दोस्तों इस साल यहाँ पे 500 करोड़ का, और आने वाले सालों में भी यहाँ पे मिनिमम 500 करोड़ का इस सेगमेंट से। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों करंटली जो ओपन बिड्स हैं ओवरऑल इस इंडस्ट्री के अंदर ये आपको 42,847 करोड़ की दिखेंगी, और जो अंडर इस टाइम पे वेरियस स्टेजेस हैं बिफोर बिडिंग ये आपको 36,683 करोड़ की दिखेंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो पावर ट्रांसमिशन के अंदर है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जानना। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों तो यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम हुई है सबस्टेशन वर्क में, स्पेशली यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें प्री 2023 जो ट्रांसमिशन लाइन थी ये आपको 80% दिखी थी और यहाँ पे सबस्टेशन 20%। लेकिन करंटली दोस्तों आप कंपनी के लिए यहाँ पे ट्रांसमिशन 60% जा चुका है और सबस्टेशन का काम 40% जा चुका है।
तो आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे सबस्टेशन के अंदर कितने बढ़िया तरीके से वर्क करी कंपनी, और यहाँ पे कंपनी का वर्क बढ़ने में है। इसके अलावा देखें अगर आप दोस्तों यहाँ पे हायर केपेक्स है, यहाँ पे हायर सबस्टेशन प्रोपोर्शन है, और ये प्रोपोर्शन यहाँ पे ब्रिंग करेगा लार्जर वॉल्यूम फॉर सबस्टेशन वर्क। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज है पावर ट्रांसमिशन के अंदर इंक्रीज पार्टिसिपेशन की यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दोस्तों पावर ट्रांसमिशन के अंदर काफी बड़े तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसमिशन स्कीम्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो पावर ग्रिड की यहाँ पे 49% दिखेगी। कंपनी यहाँ पे पावर ग्रिड के लिए दोस्तों 49% वर्क कर रही है। यहाँ पे आपको 20 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे अदर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए 51% यहाँ पे कंपनी काम करती हुई दिख रही है। इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे जिनके लिए कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे स्टेरलाइट पावर लिमिटेड के लिए कंपनी 7 प्रोजेक्ट्स कर रही है। इसके बाद यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन के लिए 4 प्रोजेक्ट्स कर रही है। 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रिन्यू ट्रांसमिशन वेंचर्स के लिए कर रही है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 प्रोजेक्ट करती हुई दिख रही है। मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रा के लिए 2 प्रोजेक्ट करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स कंपनी आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए, इंटीग्रेट लिमिटेड के लिए और रिसर्जेंट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए करती हुई दिख रही है। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे काफी तगड़ा स्कोप दिखता है पावर ट्रांसमिशन की फील्ड में इस कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी जो स्मार्ट मीटर के अंदर एएमआई प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो यहाँ पे जो फेज 1 है दोस्तों ईपीसी का, टेक्नो इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला है 1,27,000 स्मार्ट मीटर्स को जेएनके के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो फेज 2 होगा दोस्तों, टेक्नो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने वाला है 1,16,000 स्मार्ट मीटर्स का श्रीनगर के अंदर और 1,60,171 स्मार्ट मीटर्स का जम्मू के अंदर। इसके बाद अंडर आरईडीएस इंदौर के अंदर टेक्नो इस टाइप पे इंस्टॉल करने वाला है 4,13,324 स्मार्ट मीटर्स को। इसके बाद यहाँ पे अंडर आरडीडीएस कश्मीर में टेक्नो इंस्टॉल करने वाला है यहाँ पे 1,08,766 स्मार्ट मीटर्स को। इसके बाद दोस्तों अंडर आरडीएसएस यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर टेक्नो इंस्टॉल करने वाला है 97,495 स्मार्ट मीटर्स। और अंडर आरडीएसएस यहाँ पे झारखंड में टेक्नो इलेक्ट्रिक इंस्टॉल करने वाला है 1,85,538 स्मार्ट मीटर्स। तो यहाँ पे एएमआई प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी के काफी शानदार तरीके से दिखेंगे इंडिया में, जहाँ पे कंपनी इंस्टॉलेशन करने वाली है स्मार्ट मीटर्स का। और जैसे मैंने आपको दिखाया करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इसमें 21% हिस्सा आपको स्मार्ट मीटर के बिजनेस का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्नो इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे जीते हैं 4 एएमआई कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टॉल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। टोटल यहाँ पे 2.24 मिलियन यूनिट्स को वर्थ जो इस टाइम पे करीबन 2,612 करोड़ के हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा झारखंड बिजली वितरण निगम का, जिसके अंदर कंपनी प्रोजेक्ट करने वाली है। यहाँ पर टोटल स्मार्ट मीटर जो है इंस्टॉल होने वाले हैं, ये आपको रांची झारखंड में होते दिखेंगे 5,33,733। इनका ड्यूरेशन दोस्तों आपको दिखेगा जून 24 से यहाँ पे करीबन जून 2034 तक का। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की एजेंसी है ये आपको JBVNL दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कंपनी करने वाली है। यहाँ पे कंपनी कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन करने वाली है। इनकी टोटल संख्या होगी 7,27,584। ये भी दोस्तों आपको होता दिखेगा जून 24 से जून 2034 तक। तो इन 4 एएमआई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दोस्तों आपको तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे कंपनी त्रिपुरा के अंदर काम करेगी, इंस्टॉल करेगी कंपनी यहाँ पे 4,27,000 स्मार्ट मीटर्स को। इसका भी पीरियड आपको 2024 से 2034 तक का दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आखिरी में MP के अंदर कंपनी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण के लिए काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे लोकेशन आपको इंदौर मध्य प्रदेश की दिखेगी। यहाँ पे कंपनी स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन करने वाली है जिनकी संख्या टोटल यहाँ पे 5,53,000 है। इसका दोस्तों जो पीरियड है आपको दिसंबर 2023 से दिसंबर 2033 तक का दिखेगा। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से स्मार्ट मीटर के अंदर कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के डाटा सेंटर के विजन को। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में चेकआउट कराया था, करंटली जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे डाटा सेंटर की तरफ से ये आपको 0.6% का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का फ्यूचर का एम है इस टाइम पे काफी बड़ा है, ये अलाइन करता है यहाँ पे बिगर पिक्चर के साथ। तो अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों यहाँ पे ये मैप शो कर रहा है यहाँ पे क्लियरली कंपनी यहाँ पे 102 सिटीज के अंदर एज डाटा सेंटर डेवलप करने वाली है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें एडिशनली आपको दिखेगा ये मैप हाईलाइट कर रहा है हाइपर स्केल फैसिलिटीज को यहाँ पे चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर। और ये फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पे सेट है एक्ट करने के लिए एज द सेंट्रल डाटा सेंटर हब फॉर एज लोकेशंस। यहाँ पे अगर आप देखें टेक्नो इलेक्ट्रिक के जो डाटा सेंटर है दोस्तों चेन्नई में ये करंटली कमीशन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें जो टेक्नो इलेक्ट्रिक का चेन्नई का डाटा सेंटर है ये कमीशन होने वाला है सून। और यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक का जो डाटा सेंटर है कोलकाता के अंदर ये कमीशन हो जाएगा यहाँ पे 2027 में। यहाँ पे जो एज डाटा सेंटर है दोस्तों ये डेवलप किए जाएंगे डिफरेंट फेजेस में। यहाँ पे आपको 20 एज डाटा सेंटर्स दिखेंगे जिनमें कंपनी ने प्लान कर रखा है अलग अलग डिफरेंट फेजेस का। तो यहाँ पे दोस्तों एज डाटा सेंटर्स की लोकेशन है ये मार्क्ड है इस टाइम पे रेड पिन से। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें 20 जगहों पे यहाँ पे एज डाटा सेंटर रहने वाले हैं जो आपको यहाँ पे चंडीगढ़ में दिखेगा, फरीदाबाद में दिखेगा, जयपुर में दिखेगा, लखनऊ में दिखेगा, पटना में, गुरुग्राम में, भुवनेश्वर में, विशाखापट्टनम में, अमरावती में, उसके अलावा कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में,
पुणे में, हैदराबाद में, नागपुर में, मुंबई में, अहमदाबाद, वडोदरा, इंदौर, भोपाल। तो इस हिसाब से आप क्लियरली देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे एज डाटा सेंटर कंपनी डेवलप कर रही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, जो मेन जगह है यहाँ पे देखे, जो सेंटर हब होंगे ये कंपनी के नोएडा के अंदर होंगे, कोलकाता के अंदर होंगे और चेन्नई के अंदर होंगे। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे सिक्योर किया है कंसेशन फ्रॉम रेटेल बिल्ड करने के लिए हाइपर स्केल डाटा सेंटर ऑफ 18 मेगावाट का नोएडा के अंदर। इस कंस्ट्रक्शन वर्क की भी पार्शियल जो कमीशनिंग है आपको H2 FY26 से होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो अदर फेजेज हैं देखे एज लोकेशन के, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह में दिखेंगे। यहाँ पे करीबन 102 सिटीज है जिसके अंदर कंपनी काम करने वाली है। तो काफी बड़े लेवल पे कंपनी यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर आपको फ्यूचर में काम करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो टेक्नो के स्नैप पे डाटा सेंटर का रोड मैप है वो कैसा दिखता है। तो गुरुग्राम के अंदर दोस्तों यहाँ पे अभी जो EDC है ये कमीशन हुआ है जुलाई 25 में और करंटली यहाँ पे लाइव हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चेन्नई के अंदर देखें, जो फर्स्ट फेज है दोस्तों 5.6 मेगावाट का IT लोड कैपेसिटी का, ये प्लान है यहाँ पे कमीशनिंग के लिए बाय एंड ऑफ अगस्त 2025। इसके अलावा दोस्तों जो मुंबई का है देखें, यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे अक्टूबर के अंत तक। इसके अलावा यहाँ पे जो नोएडा का है इसके अंदर भी बनने का वर्क स्टार्ट हो चुका है, इसकी कमीशनिंग आपको होती दिखेगी एंड ऑफ जून 2027। साथ में जो 12 लोकेशन है दोस्तों फॉलोड बाय 12 हाई पोटेंशियल साइट्स अक्रॉस इंडिया, ये मार्क करता है कंपनी का पहला फेज एम्बिशियस यहाँ पे जो नेशन वाइड इसका इनिशिएटिव है टारगेट करने के लिए वास्ट नेटवर्क ऑफ 102 सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो ये कंपनी का रोड मैप है जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पे फोकस करने वाली है डाटा सेंटर के अंदर। इनिशियल दोस्तों जो सर्वेलेंस टाइम पे अंडरवे है, यहाँ पे कंपनी एसेस कर रही है ईच साइट की पोटेंशियल ब्रिंग करने के लिए यहाँ पे डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लोजर की मार्केट से और कम्युनिटीज से, साथ में यहाँ पे पेव करने के लिए रास्ता यहाँ पे जिससे एनहांस की जा सके कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी अक्रॉस कंट्री। तो मैंने आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक का डाटा सेंटर का रोड मैप चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं टेक्नो की एंड टू एंड सोल्यूशंस फॉर डाटा सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले किस हिसाब से कंपनी फोकस करेगी दोस्तों, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करेगी और साइट असेसमेंट करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेगी, डिजाइन और इंजीनियरिंग करेगी, सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी ऑफ लॉन्ग लीड इक्विपमेंट्स का। इसके बाद आपको यहाँ पे MEP वर्क करती हुई दिखेगी कंपनी, कमीशनिंग करेगी, इसके बाद अप्रूवल गेन करेगी, मार्केट करेगी और सेल्स करेगी और इसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों एंड टू एंड सोल्यूशन है यहाँ पे डाटा सेंटर के जिनके अंदर कंपनी काम करने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के चेन्नई के डाटा सेंटर को। इसके अंदर आपको 1.3 एनुअलाइज PUE दिखेगा, ये बेस्ट इन क्लास है दोस्तों। यहाँ पे रीडिफाइन किया कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी को और सस्टेनेबिलिटी को। 99.9% आपको अप टाइम दिखेगा। यहाँ पे डिजाइन रेट 3 कंप्लायंट है और इसके फीचर यहाँ पे मेंटेन करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और कूलिंग सिस्टम को। 36 मेगावाट की कैपेसिटी दिखेगी आपको यहाँ पे, बिल्टअप कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2,70,000 स्क्वायर फुट के अंदर है। इसके बाद डायबिटिक कूलिंग टावर दिखेंगे इसके अंदर आपको, जो रिड्यूस करेंगे यहाँ पे वाटर कंजम्पशन को बाय 75% कंपेयर टू यहाँ पे कन्वेंशनल कूलिंग टावर्स। इसके बाद AI रेडी डाटा सेंटर्स है कंपनी के पास। तो ये दोस्तों चेन्नई का जो डाटा सेंटर है ये AI रेडी डाटा सेंटर होगा। ये इंजीनियर किया गया दोस्तों यहाँ पे हाई डेंसिटी रैक्स के लिए विद सीमलेस इंटीग्रेशन। इसके अंदर कंपनी को किसी प्रकार का आर्किटेक्चरल चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें 25% ग्रीन एरिया होगा इसके अंदर, जो लीड करेगा कंपनी को यहाँ पे अचीव करने के लिए गोल्ड सर्टिफिकेशन रेटिंग। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कंसल्टेंट कौन कौन है कंपनी के, तो आपको यहाँ पे AECOM दिखेगा, CBRE दिखेगा, EY दिखेगा। यहाँ पे कंपनी के पार्टनर्स आपको दिखेंगे कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, हिताची, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, TBEA, सैमसंग, यॉर्क बाय जॉनसन कंट्रोल, जिंदल स्टील एंड पावर और GE एनर्जी। तो मैंने आपको चेन्नई का डाटा सेंटर दिखाया है जो सून आपको यहाँ पे स्टेब्लिश होता दिखेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी का एम है फ्यूचर में इन डाटा सेंटर को ग्रो करने का और कितना रेवेन्यू जनरेट करने का इन सब के अंदर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इस साल के अंदर कंपनी 1% तक ले जा सकती है इस रेवेन्यू को, लेकिन मेन यहाँ पे एक्सपेंशन होने की शुरुआत होगी FY27 से। FY27 में कंपनी यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अकेले यहाँ पे चेन्नई के डाटा सेंटर से जनरेट करती हुई दिखेगी, जो कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू है इसमें 2 से 5% कंट्रीब्यूट करेगा। तो कोलकाता का फेज 1 है दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पे 10 to 15 एज साइट्स दिखेंगी जो लाइव जाएंगी इंक्लूडिंग सर्विसेज और पावर। 40 to 50% के CR से दोस्तों सेगमेंट आपको ग्रो करते हुए दिखेगा काफी हाई रेट से। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के जो लॉन्ग टर्म के एम है 2030 के, यहाँ पे कंपनी जनरेट करना चाहिए 8,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो कंपनी के यहाँ पे 10 to 15% एनुअल बेसिस पे टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। 250 मेगावाट का दोस्तों यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो फ्यूचर में फोकस है काफी स्ट्रॉग है, काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए कंपनी यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस से। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एसेट बेस और कस्टमर का ओवरव्यू, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कस्टमर है जिनको कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी आपको सर्व करती हुई दिख रही है CPSUs को, स्टेट रन यूटिलिटीज को। यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है जो कंपनी बिल्ड करी है 50% ऑफ इंडियाज नेशनल ग्रिड।
इसके अलावा यहाँ पे एंगेज करी कंपनी ओवर 50% ऑफ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन वेरियस कैपेसिटीज। यहाँ पे कंपनी एक्सपीरियंस करी है मल्टी ईयर यहाँ पे एंगेजमेंट विद ह्यूज नवरत्न CPSUs और स्टेट यूटिलिटीज। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों, कंपनी यहाँ पे फॉलो करी है ऑपरेशनल फिलोसफी ऑफ वंस अ कस्टमर ऑलवेज अ कस्टमर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपनी का काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। इसके अंदर आपको इंडिग्रेट दिखेगा, रेलटेल दिखेगा। इसके बाद काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया नेपाल के अंदर, युगांडा के अंदर यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। इसके बाद लास्टली दोस्तों यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक क्लाइंट देखें तो इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी कंपनियां दिखेंगी जहाँ पे कंपनी मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करी है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा क्लाइंट कंपनी का पावर ग्रिड दिखेगा। इसके बाद अदानी ट्रांसमिशन है, स्टेरलाइट पावर हो गया, NTPC हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको DVC दिखेगा, REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, AP ट्रांसको दिखेगा, KSEB दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंडाल्को दिख रहा है, यहाँ पे नेपको दिख रहा है और AEGCL दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक ने किस हिसाब से ओवरऑल यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से कंट्रीब्यूट किया है इन सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो कंपनी यहाँ पे स्टेब्लिश किया है दोस्तों NTPC का पहला फर्स्ट पावर स्टेशन इन शक्तिनगर। यहाँ पे इसने बिल्ड किया है ओवर 50% ऑफ इंडियाज नेशनल ग्रिड को। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है कंपनी के यहाँ पे नवरत्न जो है इस टाइम पे CPSUs और स्टेट यूटिलिटीज है इनके साथ कोलेब्रेशन किया है इसने यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ डिलीवर करने के लिए 500 मिलियन के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा इसने डेवलप किए हैं 600 मिलियन की ट्रांसमिशन के यहाँ पे एसेट्स को वाया PPP मॉडल। यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है इसने 200 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके अलावा कंपनी टारगेट करी है 1 मिलियन स्मार्ट मीटर्स को एनुअल बेसिस पे लगाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पे कंपनी प्लान करी है 250 मेगावाट का डाटा सेंटर्स का इन टायर 1 to 3 सिटीज बाय FY 2030। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाली है 1 बिलियन प्लस का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग $500 मिलियन का केपेक्स इन FGD, AMI और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी ने पास्ट में काम किया है और करंटली कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं ये मैंने आपको चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं टेक्नो की ग्रोथ की जर्नी को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको FY 2022 से 5x ग्रोथ आती हुई दिख रही है कंपनी में। कंपनी की जो EPC की ऑर्डर बुक थी 1600 करोड़ से 10,000 करोड़ की होती हुई दिख रही है। इसके अलावा रेवेन्यू की जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है ये भी आपको काफ़ी ह्यूज तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। FY 2025 में आपको 1000 करोड़ की दिख रही थी और करंटली यहाँ पे 2500 करोड़ की हो चुकी है। एबिटा यहाँ पे आपको दिखेंगे दोस्तों FY 2022 में 158 करोड़ के, जो आप यहाँ पे आपको 350 करोड़ के होते दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन के जो एसेट है कंपनी के, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोग्रेस में है करंटली और काफ़ी अभी पाइपलाइन में है। इसके बाद स्मार्ट मीटर के एसेट के अंदर दोस्तों करंटली कंपनी यहाँ पे प्लेटफॉर्म करिए 4 प्रोजेक्ट्स को जो अंडर वे हैं अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे डाटा सेंटर, हाइपर स्केल और एज के अंदर कंपनी आपको डेवलप करती हुई दिख रही है 2 हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स और एज डाटा सेंटर्स 102 सिटीज में प्लान करी कंपनी यहाँ पे 250 मेगावाट के डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी, जो आपको यहाँ पे 2030 के एम दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपोनेंशियली कंपनी यहाँ पे ग्रोथ की जर्नी में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। दोस्तों सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं Q1 FY 2026 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सारे आंकड़े यहाँ पे आपको मिलियन रुपीज़ में रखे हैं। तो Q1 FY 2025 में अगर आप देखें तो कंपनी के आपको रेवेन्यू मिलियन रुपीज़ में 4137 मिलियन रुपीज़ के दिखेंगे। तो यहाँ पे Q1 FY 2026 में 5153 मिलियन रुपीज़ के होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का एबिटा दोस्तों यहाँ पे 565 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होकर यहाँ पे 804 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है Q1 FY 2025 के मुकाबले Q1 FY 2026 में। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है यहाँ पे करीबन 21 मिलियन रुपीज़ से 121 मिलियन रुपीज़ की जाती हुई दिख रही है। एबिटा मार्जिन आपको यहाँ पे 13.66% से 15.60% के होते दिख रहे हैं, इसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। अदर इनकम यहाँ पे आपको 232 मिलियन रुपीज़ से 578 मिलियन रुपीज़ की जाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 556 मिलियन रुपीज़ से 991 मिलियन रुपीज़ का जाते हुए दिख रहा है Q1 FY 2026 में। हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके ईयरली फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे भी दोस्तों मिलियन रुपीज़ में दे रखा है। यहाँ पे हमने कंपेयर कर रखा है 24 को 25 से। तो यहाँ पे FY 24 में कंपनी के 16,808 मिलियन रुपीज़ के जो रेवेन्यू थे ये इंक्रीज होकर 24,000 हो चुका है। यहाँ पे एबिटा जो 2200 का था ये 3280 का हो चुका है। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट 164 का जो था ये आपको FY 25 में 101 का दिख रहा है। इसके बाद उससे यहाँ पे एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया है FY 24 के मुकाबले FY 25 में 13.50% से 13.66% हुआ है। यहाँ पे अदर इनकम भी बढ़ी है क्योंकि टोटल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ा है। यहाँ पे 1314 मिलियन रुपीज़ से 1755 मिलियन रुपीज़ के हुए हैं। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 2697 मिलियन रुपीज़ से 4281 मिलियन रुपीज़ का हुआ है। तो मैंने आपको FY 24 को 25 से कंपेयर करके दिखाया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवर द ईयर्स कैसे रहे हैं। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे मिलियन रुपीज़ में दे रखे हैं। 21 से 20 के बीच में आपको करीबन 7,900 का दिखेगा। इसका 21 से 22 में 9,900।
इसके बाद आपको डिप आता हुआ दिखा है 22 से 23 में, ये आपको 9500 जाता हुआ दिखा है। लेकिन फिर दोस्तों FY23 से 24 के बीच में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा 16,800 का, और करंटली यहाँ पे 24,017 के आसपास का। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको इंक्रीज दिख रहा है इस हिसाब से 1300 से 1400। यहाँ पे 22 में डिप हुआ है जैसा हर आंकड़ा में हुआ है। इसके बाद 23 से 24 में 3,300, 4,800। तो यहाँ पे ओवर द ईयर्स भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है आपको काफ़ी बड़े तरीके से इंप्रूव होते दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ईयर खाली एक्सेप्शन है जो यहाँ पे FY22 से 23 का पीरियड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी की मार्जिन है दोस्तों, ये आपको हायर साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे 23 के आसपास 17% के मार्जिन थे, इसमें हल्का सा डिप आया था, आपको 14 से 16% जाते हुए दिखे थे। लेकिन दोबारा से आपको इस क्वार्टर में जून 2025 में ये 18% जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा है दोबारा से हायर साइड में जाते हुए। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे जो 11-14% के आसपास आ गए थे, ये दोबारा इंक्रीज होकर 15% आए हैं। अब यहाँ पे 16% हो गए हैं करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे। तो रिसेंट डिप के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 15,358 करोड़ की है। कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो आपको यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.2 का दिखेगा। इसके बाद अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 16.5 का दिखेगा। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ दिखेगी आपको 31.4% की। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ दिखेगी आपको 12.7% की। यहाँ पे कंपनी में कोई डेट नहीं है दोस्तों, डेट की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रिजर्व लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, पेंडेमिक के बाद कंपनी के जो रिजर्व थे 1474 करोड़ के थे, ये 1500 करोड़ के हुए। इसके बाद 1800 करोड़ के, 1900 करोड़ के, 2100 करोड़ के, और यहाँ पे मार्च 25 में काफ़ी एक्सपोनेंशियल बढ़ते हुए दिख रहे हैं 3716 करोड़ के। यहाँ पे बोरिंग बहुत कम है दोस्तों 39 करोड़ की। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बोरिंग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। तो बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों कैश फ्लो में अगर आप देखें सबसे पहले कंपनी के यहाँ पे मार्च 24 में जो कैश थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये आपको नेगेटिव दिखेंगे 198 करोड़ के। लेकिन मार्च 25 में दोबारा से पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे 453 करोड़ के। तो कैश भी जनरेट करिए दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे एक्सपेंड करी अपने बिजनेस को, स्पेशली डाटा सेंटर की तरफ को। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी दिखेगा आपको। तो ये कंपनी के आपको कैश फ्लो दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की इंपॉर्टेंट रेशियोज को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री डेज आपको यहाँ पे 8 से 0 होते दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो यहाँ पे 15 डेज से आपको 108 डेज का होता दिख रहा है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट आया है। वर्किंग कैपिटल साइकिल में आपको यहाँ पे 143 डेज से ये 92 डेज का जाते हुए दिख रहा है मार्च 25 में। और लगातार दोस्तों आपको पिछले 3 साल से डिक्रीज होता दिख रहा है 239 से 143 और करंटली 92। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपको मेंटेन दिखेगा काफ़ी टाइम से। आप कह सकते हैं पिछले 2 साल से 56% के आसपास मेंटेन्ड है। यहाँ पे दोस्तों FIAs ने स्लाइट होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर के क्वार्टर में, यहाँ पे 8.98% से 9.22%। लेकिन यहाँ पे DIAs आपको हल्की सी होल्डिंग डिक्रीज करते हुए दिख रहा है 24.04% से 22.62%। अब यहाँ पे अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं 89,000 से यहाँ पे करंटली 1,04,000 रुपये दिख रहे हैं सितंबर 25 में। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराए, इसकी बैलेंस शीट चेकआउट कराई, इसके वैल्यूएशन दिखाए, कैश फ्लो देखे हमने कंपनी के और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के इस टाइम पे जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के नोट्स दिए थे अगस्त 25 में, ये कैसे दिखते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों अभी कंपनी के Q2 के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये अपडेट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पिछले साल की यानी Q1 की कॉन कॉल की है। लेटेस्ट डाटा जो आपको देखने को मिलेगा ये जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करेगी Q2 के उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैनेजमेंट की कमेंट्री थी जो Q1 में, यहाँ पे कंपनी रिजल्ट को कह रही है कंपेरेबल नहीं है Q1Q बेसिस पे, क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों आपको सीजनलिटी दिखेगी। Q1 टिपिकली कंट्रीब्यूट करता है बस यहाँ पे 15% टोटल एनुअल टर्नओवर में। तो यहाँ पे दोस्तों Q4 है जो ये सबसे लार्जेस्ट होता है कंपनी के लिए, और बाकी एक क्वार्टर है दोस्तों जो Q2 और Q3 ये Q1 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे Q1 में जो आपको देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट, यहाँ पे आपको Q2 में उससे बेटर, Q3 में उससे बेटर और Q4 में उससे बेटर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी ने बात की है। कंपनी कह रही है मार्जिन एक्सपेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने इंप्रूव किया यहाँ पे एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन को, कंप्रेस किया यहाँ पे प्रोजेक्ट के शेड्यूल्स को, और यहाँ पे मैकेनाइज किया है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को। यहाँ पे कंपनी एबल हो रही है दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट को कैश में और बैलेंस शीट को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए। ये कंपनी कह रही है इस टाइम पे इनका काफ़ी एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है कंपनी ने। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने क्या रखा है, जो कि इनकी ऑर्डर बुक है एज ऑफ जून 2025, ये आपको 1408 करोड़ की अनएग्जीक्यूटेड दिखेगी। यहाँ पे L1 जो ऑर्डर है एडवांस स्टेजेस में, ये आपको 720 करोड़ के दिख रहा है। इसके अलावा एक्सपेक्ट करी कंपनी यहाँ पे FY26 में ऑर्डर का इंटेक करीबन 3500 करोड़ का, और गाइड करी कंपनी यहाँ पे 40 to 15% की CAGR फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो काफी हाई गाइडेंस है दोस्तों करंटली जो कंपनी की इस टाइम पे है। इसके अलावा अगर आप देखें एग्जीक्यूशन की साइकिल को, तो मंथली रेवेन्यू का रन रेट जो कंपनी का है ये इंक्रीज हुआ है 75 करोड़ से 200 करोड़ का FY25 में। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले FY23 में 75 करोड़ का था हर मंथ, तो यहाँ पे काफी ह्यूज इंक्रीज दिख रहा है आपको। और कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है पर मंथ के हिसाब से 200 करोड़ के रेवेन्यू को इंक्रीज करके 300 करोड़ कर ले जाना FY26 में। इसके अलावा अगर आप बैकलॉग और एग्जीक्यूशन रेशियो देखें तो आपको 3x दिखेगा, जो इन लाइन है विद इंडस्ट्री नॉर्म। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने कमीशन किया है यहाँ पे 17 प्रोजेक्ट्स को लास्ट ईयर में। ऑनगोइंग यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन होता दिखेगा विदार के अंदर। तो आप लोग को कंपनी की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे EPC ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपनी का क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का। यहाँ पे एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी ने क्या रखा है कि कंप्रेस जो यहाँ पे शेड्यूल्स हैं ये इंप्रूव करना है कंपनी की प्रोडक्टिविटी को और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को। यहाँ पे जो की प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों 765 और 400 kV के सबस्टेशन के। इसके अलावा GIS सबस्टेशन है हाई एल्टीट्यूड में लद्दाख के अंदर और कश्मीर के अंदर। यहाँ पे अपकमिंग 20+ सबस्टेशन है 765 kV से 220 kV के, ये आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे इस साल। इसके बाद ऑर्डर बुक की जो पाइपलाइन है दोस्तों, ये आपको बिडिंग पाइपलाइन दिखेगी 40,000 करोड़ की, स्पेशली इस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है EPC का, इसमें बिडिंग पाइपलाइन काफी ह्यूज है। टेक्नो टारगेट करा है दोस्तों यहाँ पे 2500 करोड़ के एनुअल विन, और कंपनी करना चाहिए लगातार नेक्स्ट 4 साल तक। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे नेक्स्ट 4 साल में कंपनी यहाँ पे EPC प्रोजेक्ट से करीबन यहाँ पे 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक को टारगेट करी है। इसके अलावा यहाँ पे TBCB कंसेशंस के अंदर 2 प्रोजेक्ट कंपनी ने बैक किया है। टोटल रेवेन्यू आपको जो कंपनी का इनसे आते हुए दिखेगा 2800 करोड़ का दिखेगा ओवर दिस कंसेशन पीरियड। इसके अलावा FGD सेगमेंट है दोस्तों, इसके अंदर ऑर्डर बुक कंपनी की आपको 1450 करोड़ की दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन आया है पोस्ट नीति आयोग रिपोर्ट, लेकिन टेक्नो इलेक्ट्रिक की जो करंट ऑर्डर्स हैं यहाँ पे सिक्योर है और प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है, जैसे मैंने आपको पास में चेकआउट कराया था, चेन्नई के जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इसका स्टेटस फेज 1 में 5 मेगावाट का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये रेडी यहाँ पे ऑपरेशन के लिए। इनॉग्रेशन इसका आपको 27 अगस्त को होते हुए दिखा था। ये केपेक्स में दोस्तों करीबन 500 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। यहाँ पे जो रेवेन्यू की गाइडेंस है कंपनी की FY26 में 25 करोड़ की है इनिशियल बेसिस पे, स्केल करने के बाद यहाँ पे 100 से 200 करोड़ की है। ये आपको आने वाले सालों में होते हुए दिखेगा जैसे जैसे यहाँ पे यूटिलाइजेशन का लैंप अप होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कस्टमर आपको दिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो पहले ऑर्डर कंपनी को मिले हैं इस डाटा सेंटर की तरफ से। ये आपको मीडिया VFX स्टूडियो से मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एक्टिवली एंगेज कर रही है यहाँ पे बैंक के साथ, CDNs के साथ, क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ और ग्लोबल बैंक के साथ। और यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट AI पार्टनर्स दिख रहे हैं, पहले ऑर्डर जिनसे कंपनी को आते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी का कहना है कि इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन कर रखा है अपने को चेन्नई डाटा सेंटर को स्पेशली यहाँ पे कंसीडर करने के लिए एलिजिबल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ AI बैक्ड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्लाउड्स। तो डाटा सेंटर का भी बिजनेस दोस्तों कंपनी की जो मार्जिन है इनको इंप्रूव करते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई मार्जिन है कंपनी के EPC के बिजनेस के मुकाबले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं एज डाटा सेंटर के अंदर कंपनी कैसे काम करी है। यहाँ पे रियलटेल का कंसेशन है दोस्तों, 100 HDCs दिखेंगे आपको यहाँ पे Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों गुड़गांव के अंदर 200 kV का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है इसमें। मुंबई के अंदर जो है ये ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा आपको एज डाटा सेंटर H2 FY26 में। डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ यहाँ पे लीज करने के लिए फुल कैपेसिटी को। इसके बाद अगर आप पाइपलाइन देखें गांधीनगर के अंदर, इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी के अंदर दिख रही है आपको। यहाँ पे कंपनी इन सिटीज को टारगेट करी है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दोस्तों ऑन बोर्ड करी कंपनी यहाँ पे ग्लोबल चैनल पार्टनर्स को। यहाँ पे नोएडा का जो हाइपर स्केल DC प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे 18 मेगावाट की पार्शनल कमीशनिंग आपको H2 FY26 में होती हुई दिखेगी। तो FY26 दोस्तों डाटा सेंटर का इसके बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव है। FY26 के बाद से आपको यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से डाटा सेंटर के बिजनेस में स्केल करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो कोलकाता का डाटा सेंटर है जो फ्यूचर में बनने वाला है, यहाँ पे मास्टर लेआउट रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो पहला फेज है दोस्तों आपको मिड टू लेट 2027 में होता हुआ दिखेगा एक्टिव। तो इस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे Q1 में अपडेट दी थी यहाँ पे डाटा सेंटर्स को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री की और यहाँ पे मैक्रो कमेंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्टोरियल टेलविंड्स दिख रही है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। पावर डिमांड लगातार ग्रो करी है डबल डिजिट में, और यहाँ पे जो पीक लोड है दोस्तों यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है 400 गीगावाट का यहाँ पे बाय 2030। यहाँ पे सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट का पुश है दोस्तों एडवांस ट्रांसमिशन के अंदर, स्पेशली यहाँ पे 765 kV सेटकॉम, PSC HDVC बैटरी स्टोरेज के अंदर। तो स्मार्ट मीटरिंग भी आपको होती दिखेगी यहाँ पे,
और साथ में यहाँ पे ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन होगा। तो ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे काफ़ी बड़े तरीके से सेक्टोरियल टेलविंड्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो कन्वर्जेंस हो रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये ऑफर कर रहा है मल्टी ईयर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा दोस्तों जो डाटा सेंटर की मार्केट है एक्सपेक्टेड है मोर देन डबल हो जाएगी अभी के टाइम से 2030 तक। ये ड्रिवन होगी बाय AI, क्लाउड, 5G, उसके अलावा डाटा लोकलाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी सेक्टोरियल टेलविंड्स को लेके जो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी ने मार्जिन को लेके और फ्यूचर को लेके गाइडेंस दे रखी है। तो FY26 से दोस्तों जो कंपनी की गाइडेंस है, यहाँ पे रेवेन्यू की गाइडेंस कंपनी की 3500 से 3600 करोड़ की है। इसके अलावा EPS की गाइडेंस FY26 में कंपनी की 50 रुपीज़ की है और यहाँ पे FY27 में 75 रुपीज़ की। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी देख रही है ग्रोथ करीबन 40 से 50% की CAGR की नेक्स्ट 2 ईयर में। तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ है जो कंपनी एक्सपेक्ट करी है आने वाले 2 सालों में। इसके अलावा अगर आप मार्जिन का प्रोफाइल देखें तो कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है EPC के अंदर से 14 to 15% का EBITDA मार्जिन और एक्सपेक्टेड है सस्टेन करेंगे। इसके अलावा डाटा सेंटर के अंदर से दोस्तों हायर मार्जिन कंपनी यहाँ पे सस्टेन करना चाह रही है। डाटा सेंटर के बिजनेस में कंपनी यहाँ पे 80% का EBITDA ऑन बेयर रेंटल और 50-60% के यहाँ पे सर्विसेज और पावर से करना चाह रही है। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों दिखता है डाटा सेंटर का बिजनेस अगर बढ़ेगा यहाँ पे FY30 तक करीबन 15% का कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल मार्जिन और इंप्रूव होंगे क्योंकि यहाँ पे जो EPC का बिजनेस है दोस्तों इसमें खाली 14 to 15% का EBITDA मार्जिन है कंपनी के। और यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर आपको 80% के EBITDA दिख रहे हैं बेयर रेंटल से और 50-60% के सर्विस और पावर से। तो ये मैंने आप लोग को मार्जिन की गाइडेंस चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की जो टोन है और आउटलुक है वो कैसा है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड है इनका, रोबस्ट बैलेंस शीट है, लार्ज कैश रिजर्व है कंपनी के पास जो मैंने आपको इसकी बैलेंस शीट में दिखाया है। इसके अलावा टेक्नो ने अपने को पोजीशन किया है काफी बड़े तरीके से यहाँ पे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए। टेक्नो इलेक्ट्रिक इस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, यहाँ पे टेक्निकली इक्विप्ड है, फाइनेंशियली साउंड है, स्केल करने के लिए अलॉन्ग साइड इंडियाज एस्पिरेशन इन बोथ दिस मिशन क्रिटिकल सेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, यहाँ पे मैनेजमेंट की कोट्स हैं जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कॉन कॉल में मेंशन किए हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कह रही है कि काफी प्रूडेंट और डिसिप्लिन्ड है, कंजर्वेटिव है, यहाँ पे रिस्क को एसेस कर रहे हैं। साथ में कंपनी यहाँ पे ओपन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करने के लिए डाटा सेंटर के बिजनेस में, लेकिन कंपनी यहाँ पे किसी प्रकार की जल्दी में नहीं है। यहाँ पे कंपनी सीख कर रही है इस तरह की पार्टनरशिप जो इसको वैल्यू प्रोवाइड करे। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है, इन्होंने कह रखा है यहाँ पे कि ये लीड करते हैं इस टाइम पे एडवांस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो ये भी कंपनी के पास आप कह सकते हैं एडवांटेज है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कमेंट्री चेकआउट कराई जहाँ पे Q1 FY26 में कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की थी और ये कंप्लीट करता है हमारा आज का एनालिसिस। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, इसीलिए हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को मार्केट में इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखना है। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।